नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंच चुका है राजस्थान के अजमेर जिले में और इस वक्त हम हैं राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र में। जी हां, वो केंद्र जो लगातार किसानों को प्रशिक्षण देता है बीज मसालों के बारे में। और जाहिर तौर पर आप समझ ही गए होंगे जो हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है वो है बीज मसाले। जी हां, इसी को लेकर आज अपने किसान भाइयों से यहाँ सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आज जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कृष्णकांत, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। डॉक्टर एस.एन. सक्सेना, प्रधान वैज्ञानिक, पादप कार्य की, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। मैं डॉक्टर गोपाल लाल, निदेशक राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। डॉक्टर राजेश कुमार काकानी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, प्लांट ब्रीडिंग, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस अजमेर। डॉक्टर राधेश्याम मेहता, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। और खासतौर से देखिए, एक बात हम अपने दर्शकों को यहाँ बता दें, हम भले ही अजमेर में हों लेकिन हमारे साथ जो आज किसान यहाँ पर मौजूद हैं वो राजस्थान से भी हैं और अधिकांश उनमें गुजरात से भी आए हैं क्योंकि वो जानकारी लेना चाहते हैं बीज मसालों के बारे में। तो हम भी थोड़ी सी उनकी जानकारी को परखने की कोशिश करेंगे कुछ सवाल जवाब के जरिए और जानेंगे उनसे किस तरीके से वो भी बीज मसालों की खेती कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और पहला सवाल मेरा यहाँ मौजूद जो हमारे किसान बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बीज मसाले कौन कौन से हैं और इनकी खेती कहाँ की जा सकती है? सवाल बेहद आसान आप सभी के लिए, बीज मसाले कौन कौन से हैं और इनकी खेती कहाँ की जा सकती है? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। देखिए कई हाथ जो हैं वो यहाँ आपको दिख जाएंगे जो ऊपर उठ चुके हैं जवाब देने के लिए, लेकिन शुरुआत जो है वो हम करेंगे जो महिलाएं हैं उनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं जो आगे सबसे हैं। उसके बाद एक और जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे, देखते हैं हमें क्या जवाब मिल पाते हैं। मैं चाहूंगा आप खड़ी हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है मंजू चौधरी जी। मेरा गांव है डांग साधना जी। यहाँ बीज मसाला मिलता है, मतलब धनिया की फसल जी और सरसों की फसल और मेथी की फसल और अजवाइन जी, ऐसी कई जैसी फसलें हैं जो मतलब बीज मसाला की तैयार की जाती है। कहाँ कहाँ हो सकती हैं ये? हमारे इस राजस्थान में हो सकती है। राजस्थान में हो सकती हैं। चलिए बैठ सकते हैं आप। एक जवाब जो है वो हमें मिल चुका है। एक और हाथ आगे खड़ा किया गया था, उनके पास भी चलते हैं, देखने की कोशिश करेंगे कितने जवाब जो है वो हमें यहाँ मिल पाते हैं क्योंकि जानकारी होना बेहद जरूरी है और वही जानकारी ना सिर्फ हमारे विशेषज्ञ लगातार दे रहे हैं बल्कि जो लोग यहाँ पहुंचते हैं उनको भी होती है। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सांगानी सेजल है जी। और बीज में धनिया होता है, राय, वरियाली, जीरा होता है जी। और वो गुजरात राजस्थान में बढ़िया पाया जाता है। गुजरात राजस्थान में अच्छा होता है। अच्छा और आप भी शायद गुजरात से ही हैं। हाँ, गुजरात से। चलिए बिल्कुल, देखिए गुजरात से ये हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं, बैठ सकती हैं आप। दो जवाब हम यहाँ ले चुके हैं, एक और जवाब तलाशते हैं आखिर बीज मसाले कौन कौन से हैं और इसकी खेती कहाँ कहाँ की जा सकती है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जब राजस्थान में पहुंचे तो राजस्थान की जो वेशभूषा है वो थोड़ी सी आपको यहाँ नजर आ जाएगी। हमारे साथ जो किसान हैं उनको देखकर मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम हरकरण चौधरी है जी। हरकरण जी, मैं ग्राम डांग साधना का रहने वाला हूँ जी। बीज मसाले के अंदर जीरा है जी, धनिया है, सौंफ है, अजवाइन है, कलौंजी है जी, ये मतलब बीज मसाले के अंदर आते हैं। और इनकी खेती कहाँ कहाँ? इनकी खेती ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में होती है जी, और फिर यहाँ एमपी में भी थोड़ी बहुत होती है, जैसे धनिया होता है एमपी के अंदर जी, बस इसी स्टेट के अंदर होते हैं। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तीन जवाब हैं यहाँ अभी तक हमें मिले और जैसा कि जो हमारे आज यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद जिनको बीज मसालों की जानकारी है, लेकिन असल जानकारी हमारे विशेषज्ञ के पास, सीधा उनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, तीन जवाब हमें यहाँ मिले। हमने पूछा था बीज मसाले कौन कौन से हैं और इनकी खेती कहाँ की जा सकती है। इन तीन जवाब में आपको कौन सा जवाब सटीक लगा जो हमारे किसान कप का हकदार बन सकता है? बिल्कुल, इसमें प्रयास तीनों ने अच्छा किया है जी, लेकिन जो किसान कप का हकदार तो हरकरण जी बनेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। मध्य प्रदेश में भी मसाले होते हैं, राजस्थान और गुजरात में तो होते ही होते हैं जी। और इन्होंने कलौंजी भी बताया है, दूसरों ने बताया नहीं जी। बिल्कुल, यानी जो किसान कप है वो इस बार जो हमें आखिर में जवाब मिला उनके लिए उनको जाता है। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं आगे हमारे पास क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के विजेता। और देखिए ये जानकारी होना बेहद जरूरी होती है। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। एक छोटी सी भेंट आपके सटीक जवाब के लिए, बैठ सकते हैं आप।
तो यहाँ इन्होंने हमें जवाब दिया, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, बीजे मसालों की जब बात की जाती है, मसाले हम सभी जानते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो उत्पादन है हमारे देश में होता है, निर्यात भी सबसे ज्यादा हम करते हैं, लेकिन बीजे मसालों की जब बात होती है, कौन कौन से और उनकी खेती के लिए किस तरह का वातावरण चाहिए? बीजे मसालों में सबसे महत्वपूर्ण है जीरा, फिर धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, सुवा, कलौंजी, सेलेरी, करावे। ये महत्वपूर्णता के हिसाब से मैंने नाम बताए हैं आपको जी। और जहाँ तक वातावरण की बात है तो थोड़ा सा शुष्क और ठंडा वातावरण इनको चाहिए, और खासकर इनका जब उगाव होता है तो थोड़ी गर्म वातावरण चाहिए, और वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडा मौसम चाहिए, और फिर जब इसके दाने पकते हैं मसालों के उस समय फिर गर्म वातावरण चाहिए। जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो प्रांत है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का हिस्सा कह सकते हो, थोड़ा हरियाणा का हिस्सा कह सकते हो, ये जो पश्चिमी भारत जिसको हम बोलते हैं, इसमें ये वातावरण बड़ा सटीक तरीके से मिलता है, और इसी वातावरण में ये सबसे ज़्यादा 80-90%, यदि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी अपन मिला लेते हैं तो 90% एरिया इसमें कवर हो जाता है। और फिर जब शुष्क वातावरण की थोड़ी बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जी, वहाँ पे भी आजकल बीजे मसाले अच्छे से होने लगे हैं, खासकर धनिया और मेथी। तो इस तरह अजवाइन आंध्र प्रदेश में बड़ा अच्छा होता है। तो थोड़ा इस तरह का मौसम थोड़ा शुष्क चाहिए, ठंडा चाहिए जी। तो बिल्कुल इसका देखिए जो ध्यान है वो हमारे किसानों को रखना होगा, यानी जो मौसम है शुष्क और ठंडा, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार बता रहे हैं किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है जब आप बीजे मसालों की खेती करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम किसानों से। अभी तक हमने जाना बीजे मसाले कौन से हैं, इनकी खेती कहाँ की जाती है, लेकिन बीजे मसालों की बेहतर पैदावार के लिए यानी अच्छी उपज के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक हाथ यहां खड़ा हो चुका है, एक बार फिर मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं, बीजे मसालों की अच्छी उपज यानी अच्छी पैदावार के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, एक हाथ इधर खड़ा हो चुका है, पहले उनके पास हम चलते हैं, उसके बाद आगे का रुख करेंगे और जानेंगे किन किन बातों का ख्याल रखते हैं हमारे किसान, और क्या ये इनकी जो जानकारी है यानी किसान कब का हकदार बना पाएगी या नहीं। मैं चाहूंगा अपना नाम आप बता दीजिए। मेरा नाम मूलचंद जी रावत है और मैं अजमेर से ही हूँ। जी, पहले तो खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, उसमें क्या तत्व चाहिए क्या नहीं, पूरे पोषक तत्वों की जरूरत है जी। दूसरा होता है हमें बीज की क्वालिटी बेहतर होना चाहिए, बीज की क्वालिटी के बिना अच्छी पैदावार नहीं मिल सकती जी। और किन बातों का ख्याल रखें? और निराई गुड़ाई का ध्यान रखना चाहिए जी, और इसमें कोई जैसे कोई रोग आए तो उसका समय पर ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल 4-5 मुख्य बातें जो हैं वो इन्होंने हमें यहाँ पर बताई। और भी एक किसान है जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, युवा किसान पहली पंक्ति में बैठे, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो सके। जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। एकराज चौधरी जी। उन्नत किस्मों का, और मतलब बादल वाले मौसम हो तो उस समय मतलब पाला फाला कोई हो उसका ध्यान रखना चाहिए। पाला के फाला? पाला पाला पाला। हाँ सर। और किन बातों का ख्याल रखें? और सर किस्मों का मतलब बेहतर जी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। 2 जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं, और बेहतर उपज होगी तभी हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल सकेगा। यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो उपज है उसको हम बढ़ा सकते हैं, बेहतर उपज होगी, अच्छी पैदावार होगी, अधिक मुनाफा हमारे किसानों को मिलेगा। लेकिन इसके लिए किन बातों का ख्याल रखें? आप में से कोई बताना चाहेगा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे उपज हमारी अच्छी हो सके? थोड़ा सा सोच में ज़रूर है इधर जो महिला किसान है, क्योंकि कोशिश उनकी भी यही है कि जवाब ज़रूर दिया जाए। अभी तक जो 2 जवाब हमें मिले हैं, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर उन्हें कुछ समझ में आता है, क्योंकि जब बीजे मसालों की बात कही जाती है तो क्या ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि अच्छी पैदावार हमें मिले तो जाहिर तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। लेकिन वो बातें क्या हैं ये हमारे किसान भाई जानते हैं या नहीं, जो महिला किसान है वो जानती है नहीं, ये हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जो महिला किसान है वो यहाँ मौजूद हैं, आप हमें बताना चाहेंगे? थोड़ा सा देखिए संकोच भी है जो यहाँ हमारे किसान पहुंचे हैं, महिला किसान। मैं चाहूंगा अगर आप हमें बताना चाहें, कुछ जानकारी देना चाहेंगे? तो अभी देखिए जानकारी का कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं अभाव, और जैसा हमने आपको बताया था कि हमारा जो देश है कहीं ना कहीं अनेकता के बाद भी एकता उसमें नजर आती है। और एक और किसान है यहाँ देखिए, क्योंकि राजस्थानी जब बात आती है, रंगीलो राजस्थान की बात आती है, और आपको इनको देख भी सकते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, पहले अपना नाम बता दीजिए हमें। अमरचंद जी। अमरचंद जी। ये क्या साहब, हम तो समझते हैं कि अब ताड़ा पड़ता है ना जी, सुबह 6 बजे उठ जाता है, 20 फुट रसो ले आओ, रसा फसल न झड़का जो जी, कभी नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। हाँ, आपने मालूम पड़ जाता भाई पाड़ो पड़ गया जी,
तो बरसी वो पाड़ो पड़ जाए ना, वह फसल नहीं मिलेगा। यानी पाड़ो पड़ गए और पैदावार अच्छी हो गई। पैदावार तो है जी, पाड़ा यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा आज पाड़ो पिड़ी है जी, 6 बजे उठो जी, 20 फुट रस्सी लिया, 2 दिन पकड़े इसको, खाली झड़कानी है। यानी पाले से बचा सकते हैं उसको, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कटे नहीं बढ़ेगी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जवाब के लिए बैठ सकते हैं आप। पाड़ा में कटे नहीं बढ़ेगी। चलिए बिल्कुल, तो देखिए उन्होंने हमें बताया कि अभी जो मौसम चल रहा है सर्दी का, पाला पड़ता है, ऐसे में किस तरीके से आप अपने जो फसल है उसको बचा सकते हैं, ये जानकारी इन्होंने दी। सीधा चलते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास। और साहब आपसे हम जानना चाहेंगे जो जानकारी हमें यहाँ पर मिली है अभी, इनमें से कौन सा जवाब आपको लगता है कि हमारे किसान कब के हकदार वो बन सकते हैं? देखो, अभी 3 किसानों ने जवाब देने का प्रयास किया जी, लेकिन तीनों ने ही अपना जो अधिक उत्पादन लेने के जो तरीके हैं उनका एक बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा बताया जी। इसलिए मेरे हिसाब से अभी तीनों किसानों में से कोई भी कब का हकदार नहीं बनता जी, क्योंकि बीज या मसालों की अधिक पैदावार के लिए क्या क्या किसान भाई को करना चाहिए वो बताना बहुत जरूरी है जी। सबसे पहले तो उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव जी, जो भी बीज या मसाला है उन्नत किस्म का बीज लें और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लें, ये पहला कारण है। दूसरा, बीज अच्छा लेने के बाद में किसान को ध्यान रखना है कि उसके अंदर क्या क्या क्रियाएं हमें करनी चाहिए। सबसे पहले उसकी बुआई बिल्कुल सही ढंग से करें, सही दूरी पर करें और सही बीज मात्रा का उपयोग करें और बीज को उपचारित करें ताकि जड़ गलन और उकठा रोग जैसे बीमारी आती है वो नहीं आए। दूसरा है, उसमें उचित खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो पैदावार उसकी बहुत कम होगी। और साथ में पोषक तत्वों का प्रबंधन, जो कि एक महत्वपूर्ण फसल है। वैसे बीज या मसाले वाली जितनी भी फसलें हैं उनमें से एक आध को छोड़ करके अधिकतर फसलें कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी उनका उचित प्रबंधन बहुत जरूरी है। और जो अगला कारण बहुत महत्वपूर्ण है जिसका हमें प्रबंधन करना चाहिए, सिंचाई। सिंचाई वैसे कम पानी चाहिए इनको, लेकिन फिर भी एक सही समय पर सही सिंचाई देना जरूरी है। सिंचाई की विधि भी बिल्कुल उचित होना चाहिए। किसान भाई आमतौर पर धरातलीय विधि से सिंचाई करते हैं जिसमें पानी भी नष्ट बहुत ज्यादा होता है, पानी भी बहुत ज्यादा काम आता है। इसकी जगह पर किसान फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करें, बूंद सिंचाई का प्रयोग करें। और दूसरा है, जैसे भी पाले की वाली बात आई है, वास्तव में सही है, अगर पाला खेत में पड़ गया तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, तो पाले का बचाव करना भी बहुत जरूरी है। पाले का बचाव के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा अभी, क्योंकि अभी मौसम पाले वाला बन रहा है। इसलिए क्या है कि किसान भाई अगर पानी दिए उसको 10-12 दिन हो गया है या 15 दिन हो गया है तो ये बिल्कुल पानी दे दें, अन्यथा क्या, अगर मौसम बन रहा है और पाले का प्रकोप हो सकता है। अगर पानी देने की उचित अवस्था नहीं है तो आप क्या करना, रात्रि के 2 या 3 बजे करीब धुआं जरूर करें, 100 मीटर की दूरी पर कचरा वगैरह जला करके धुआं जरूर करें। और तीसरा एक है, गंधक का अम्ल भी आता है, 0.1% का आप छिड़काव करके भी हमारी फसल को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा पैदावार करने के लिए कीड़े का नियंत्रण, बीमारियों का नियंत्रण, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, तभी हम बीज या मसाले या कोई सी फसल हो उनका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बात हुई किस तरीके से अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। लेकिन जैसा हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने हमें बताया कि इस बार जो जवाब मिले उनमें से जवाब कहीं ना कहीं पूरे नहीं थे, सटीक नहीं थे, इसलिए इस बार कोई भी हमारे किसान कप का हकदार नहीं बन सका। लेकिन आपके पास और भी मौके हैं, कई सवाल हैं हमारे पास जिनके जरिए आप हमारे किसान कप के हकदार बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ पर मौजूद जो हमारे किसान बैठे हैं, ना सिर्फ राजस्थान के बल्कि गुजरात से भी आए जो यहाँ पर महिला किसान है, युवा किसान है। बीजे मसालों की जब बात की जाती है, और अभी हमने जाना जो मसाले यानी जो हमारी फसल खेत में खड़ी है उसमें किसी तरह की बीमारी ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जवाब भी दिया और इसी जवाब में कहीं ना कहीं इसका एक और जो जवाब है वो छिपा हुआ है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो हमारी खड़ी फसल है उसमें किसी तरह के कीट और रोग का खतरा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा। हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, सोच में जरूर हैं हमारे जो यहाँ पर किसान है और थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास चलता हूँ, शायद थोड़ा सा और जो उनको जानकारी है वो और दुरुस्त हो जाए, जवाब उनका और निकलकर सामने आ जाए। और कोशिश हमारी भी यही है, कुछ सवालों के जरिए जो हमारे किसान हैं उनको जवाब मिल सके, और ना सिर्फ जवाब बल्कि जानकारी जो है लगातार हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। मारू नाम वंदनाबेन सताणी છે जी, અમરેલીથી અમે આવી છે, ગુજરાત તાલુકા। પણ છંટકાવ પહેલા તો રોગ આવે ત્યારે એના માટે એનામાં છંટકાવ કરવાની ખાસ કાળજી લેવી પડે છે। કેટલા દિવસે છંટકાવ કરવો, કઈ રીતે છંટકાવ કરવો એનું આપણે ધ્યાન રાખવું પડે છે। પહેલા તો ફૂગ આવે છે, એના માટે લીંબોળીનો રસ, ધુઆ और आकड़ा
जी उसका, और कुवार पाठा जी उसका छिड़काव करना अच्छा लगता है। ठीक रहेगा उसका छिड़काव करना। जी चलिए, कुछ जो बातें हैं वो ही इन्हें हमें बता चुकी हैं, किस तरीके से छिड़काव करेंगे। जो जानकारी इनके पास से हमारे पास से यहाँ आई है, और भी यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे, जब बात आती है अभी जो मौसम चल रहा है और फसल जो है खेतों में खड़ी हुई है, कैसे हम ये जान सकते हैं कि हमारी फसल में कोई भी रोग ना लगे, किसी तरह कीट से कोई समस्या ना हो। हाथ आप खड़ा कर सकते हैं अगर कोई और भी आप में से जवाब देना चाह रहा है हमें, कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और कीट जो। चलिए, एक हाथ जो है वो यहाँ खड़ा कर चुके हैं युवा किसान जी। सिंचाई समय पे करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई करने से, ज़्यादा नमी बनने से ज़्यादा कीट का प्रकोप होता है, और सही समय पे पता चलता है कि खेत के अंदर कीट आ रहे हैं तो सही समय पर छिड़काव कर देना चाहिए उसका। जी, और रोग की अगर बात कही जाती है जी, रोग की अगर हम बात करते हैं, कोई रोग आता है खड़ी फसल में? जी आता है ना, रोग तो आते ही हैं, बीमारी आती है। कैसे बचाव करेंगे उनका? सही समय पर छिड़काव करना पड़ता है दवाई का। जी जी, छिड़काव भी करें और सिंचाई भी करें। सिंचाई भी, हाँ, समय पे सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई करने से ज़्यादा नमी से मतलब ज़्यादा इनका प्रकोप बढ़ता है। जी चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। 2 जवाब हमें यहाँ पर मिले हैं, और कोई जवाब देना चाहेगा आप में से, बताना चाहेगा हमें किस तरह की हम सावधानी जो है वो रख सकते हैं? एक हाथ और यहाँ खड़ा हो चुका, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए पहले। मैं मनीषा आहिर गुजरात से हूँ जी। सबसे पहले तो रोग न लगे, इसलिए बीज बोने से पहले बीज को उसके जो दवाइयाँ होती है उसका पट देना चाहिए, बाद में ही बीज बोना है, उससे फूक का जो रोग है वो नहीं आता है जी। वो रोग से बचाव हो गया। हाँ, रोग से बचाव होने के लिए। बाद में तो जो बात कही कि सिंचाई नियम के सिंचाई समय पर करवी જોઈએ, એમ પછી જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે જ તેમ પાણી આપવું જોઈએ, વધારે ન આપવું જોઈએ। चलिए, बिल्कुल। सबसे पहला ध्यान तो यही रखना चाहिए कि बीज बोने से पहले उसको जो दवाई का पट हो वो बीज बोने से पहले उसको देना चाहिए, यानी उपचारित करें हम बीज को। चलिए, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। तो 3 जवाब हमें यहाँ पर मिले, लेकिन इन 3 जवाब में जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो थोड़ा सा जरूर यहाँ सोच में होंगे कि आखिर इस जवाब को हम जो किसान कप का हकदार बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे जो जवाब मिले हैं, क्या उनमें कोई इस बार आपको नजर आता है किसान कप का हकदार? 3 जवाब आए हैं, लेकिन तीनों जवाब पूरी तरह से आप तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम इन्हें किसान समझ के मैं कह सकते हैं इन्होंने अपना प्रयास किया है जी, और प्रयास किया है, जिसमें तीसरा जो आंसर आया है उसमें उन्होंने बीज उपचार की बात कही, एक अच्छी चीज है जी। तो अब इन्हें विशेषज्ञ पूरी तो नहीं हुई, इन्हें मालूम है, लेकिन हम ये कह सकते हैं इनको मतलब जो है फिर भी किसान कप का हकदार बनाया जा सकता है। हकदार। चलिए, बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, क्योंकि ये बन चुकी हैं हमारी किसान कप की हकदार, और यही इनका जो जवाब है। देखिए, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने कहा, बहुत सटीक नहीं लेकिन फिर भी सही। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। तो जो जवाब हमें मिला है, इसी को देखिए, हमारे जो किसान हैं, जानकारी उनके पास है, लेकिन उस जानकारी का जो वैज्ञानिक पहलू है, वैज्ञानिक आधार है, उसको बताने के लिए हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से बचाव हम कर सकते हैं और कौन कौन से प्रमुख रोग और कीट हैं? देखिए, बीजे मसाला फसलों में कीट और रोग का काफी प्रकोप होता है। हम ये कह सकते हैं, अगर आपने समुचित तरीके से और समय पे इनका नियंत्रण नहीं किया तो आप इन बीजे मसालों फसलों में लाभदायक उपज नहीं ले सकते हैं। आपकी उपज काफ़ी कम रहेगी और हो सकता है आपकी उपज कुछ भी ना हो। अगर हम रोगों की बात करें तो इसमें एक प्रमुख रोग है उकठा रोग, जिसको बिल्ट बोलते हैं। ये हमारे खासकर जो जीरा वाली फसल में काफ़ी आता है। उसके बाद आता है एक ब्लाइट, जिसको झुलसा रोग बोलते हैं। ये भी काफ़ी इसका प्रकोप होता है, और ये खड़ी हुई फसल में आता है। बोने के करीब 25-30 जब बारिश या बादल का मौसम होता है, उस समय इसका प्रकोप काफ़ी होता है। फिर तीसरा एक रोग है जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। एक सफ़ेद चूर्ण सा बन जाता है, खासकर ये मेथी की फसल में काफ़ी आता है। तो 3 प्रमुख रोग हैं। जहाँ तक कीटों की बात है, कीटों में सबसे प्रमुख कीट है जिसको माहू मोयला बोलते हैं, एफिड हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक प्रमुख कीट है और ये सभी फसलों में आता है। इसके बाद एक थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स छोटा सा कीट होता है, इसका प्रकोप काफ़ी होता है, खासकर जीरा और धनिया में। फिर इसके बाद एक बीज भेदक कीट होता है, आपका जो सौंफ होता है, अभी वो मैडम ने भड़ियाली बोला था, उसमें काफ़ी आता है, और धनिये में काफ़ी आता है। और इसकी वजह से ये कीट क्वारंटाइन सिग्निफिकेंस है, इसकी वजह से हम बाहर भेज नहीं पाते हैं, कीट अंदर रहता है। फिर कुछ चूसने वाले कीट जब बीजे मसाला फसल बन जाती है उस समय आते हैं। अब अगर हम इनके बचाव की कैसे इनका समुचित प्रबंधन करें, तो इसकी शुरुआत हमें बोने से होती है। सबसे पहले हमें बीज उपचारित करना चाहिए।
खासकर जीरे की फसल है, जीरे की फसल में हमें उकठा रोग से बचने के लिए बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए आप जैविक रोग नियंत्रण चीज ले सकते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, उसका 10 ग्राम की मात्रा 1 किलोग्राम बीज के से उपचारित करके बोना चाहिए। दूसरे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी 1.5 किलो मात्रा आप 100 किलोग्राम FYM कंपोस्ट में मिला करके आप 15 दिन पहले रख दीजिए किसी छांव में, उसको गनी बैग से ढक दीजिए और थोड़ी सी पानी डाल दीजिए, जिससे ये जो जीवाणु है उसमें फैल जाएंगे। बाद में बुआई के समय इसको खेत में आप डालिए, इससे बहुत ही अच्छा उपचार होता है। अगर आप इसके पास ये नहीं मिलता है तो आप बेविस्टीन नाम की एक दवा आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के में मिला के उसकी बुआई कर सकते हैं जी। फिर इसके बाद एक अभी कुछ सालों में झुलसा रोग का काफी प्रकोप बढ़ गया है, और झुलसा रोग ये तभी आता है जब मौसम में आर्द्रता बढ़ जाती है, कुछ बादल आ जाते हैं, उस समय काफी आता है और इसका बहुत ही तीव्र प्रकोप होता है। इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है, और जैसे ही मौसम हमें लगे कि ऐसा हो रहा है हमें तुरंत छिड़काव करना चाहिए। उसके लिए अगर हमें मालूम है कि मौसम हो रहा है अगर, तो हमें उसमें मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको डाइथेनियम 45 आप सभी कॉमनली सभी किसान जानते हैं। उसके बाद दूसरी और भी दवाएं आई, जैसे हेक्साकोनाजोल है, ट्यूबेकोनाजोल दवा है जो है, इसका 0.1% का स्प्रे करके हम इससे नियंत्रित कर सकते हैं, बच सकते हैं। बशर्ते इसमें हमें बहुत सजग रहना है, और जैसे ही मौसम हमें देखें कि ये खराब हो रहा है तुरंत हमें स्प्रे करना चाहिए। एक बार इसका प्रकोप हो गया, ज्यादा प्रकोप हो गया, फिर हम इसमें दवा डालने पे भी कंट्रोल नहीं होगा। ये हमें सावधानी बरतनी है, यानी सावधानी जो है हमें ये रखनी होगी और पूरी तरीके से सचेत रहना होगा अगर किसी भी तरह की, क्योंकि यहाँ अगर हमने उनकी निगरानी नहीं की या अपनी फसल का लगातार निरीक्षण नहीं किया तो जाहिर तौर पर रोग और कीट का खतरा हो सकता है। इसलिए बचाव इनका यही, ना सिर्फ बचाव बल्कि आपको लगातार निरीक्षण करना होगा और पूरी तरीके से सजग और सचेत रहना होगा। कार्यक्रम में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा किसान प्रश्न मंच का सिलसिला। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में, जिसमें आज हम लगातार बात कर रहे हैं बीजे मसालों की खेती के बारे में, क्योंकि हम पहुंचे हैं राजस्थान के अजमेर जिले में, जहां पर केंद्र है राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र। और यहाँ पर जो किसान हैं, जैसा हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात से भी आए किसान हैं जो लगातार जानकारी ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अभी तक हमने जाना किस तरीके से हमें अपनी जो फसल है उसकी सुरक्षा करनी होगी रोग और कीटों से, लेकिन बीजे मसालों की जब हम बात करते हैं तो इसमें खाद प्रबंधन कैसे करना होगा, यानी जो खाद है वो कब कब और कितना डालना चाहिए। एक बार फिर मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं, बीजे मसालों की जब बात कही जाती है तो इसमें कितनी मात्रा हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। सोच में जरूर जो हमारे यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं, खाद की बात हम कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी फसल के लिए खाद और उसकी मात्रा जानना, ये सबके लिए बेहद जरूरी। हालांकि एक हाथ जो है वो मेरे को यहाँ दिख रहा है उठा हुआ, लेकिन और भी कोई जो जवाब देना चाहे, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जवाब दे सकें, जिससे जानकारी ना सिर्फ जो यहाँ किसान मौजूद हैं उनको हो, बल्कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन तक ये जानकारी पहुँचाई जा सके। खाद जो है उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा रखनी चाहिए। और लगातार देखिए यहाँ से हमें जवाब मिल रहे हैं। कोशिश इनकी यही है कि ज़रूर ये किसान का जो है उसको जीत सकें, कोशिश में लगे हुए हैं। जवाब क्या आता है वो भी हम जान लेते हैं। जी, मिट्टी की जांच कराना चाहिए, ऐसे नहीं डालना चाहिए। मिट्टी की जांच करा के आवश्यकता अनुसार उनको डालना चाहिए जी, जितनी उसकी जरूरत है। मिट्टी के अंदर मान लो कोई पोषक तत्व तो पड़ा है और हम एक्स्ट्रा डालते हैं, वो मतलब गलत है। मिट्टी की जांच करा के उसके अनुसार डालना चाहिए। मिट्टी की जांच करा के डालना चाहिए। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो इनका मानना है कि जो खाद की मात्रा है उससे पहले हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए और उसके बाद ही जो खाद है वो अपनी फसल में डालना चाहिए। इस बार जवाब जो है देखिए यहाँ हमें सिर्फ एक ही मिला है, और सीधा रुख करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद है अब उनका, क्योंकि एक ही जवाब हमें मिल पाया है। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो खाद की बात कही जाती है, हालांकि जवाब सिर्फ एक ही मिला,
और क्या वो जवाब जो है आपको लगता है क्या वही किसान कप के हकदार हैं या उसमें भी कुछ कमी नजर आती है इस बार आपको? देखिए, आपने सिर्फ एक ही किसान ने जवाब दिया जिसने ये कहा कि हमें बीज वो खाद जो है वो सिर्फ सीड को सॉइल को टेस्ट करके ही डालनी चाहिए। उनका जवाब काफी हद तक सही है। सारी मात्रा इसी बात पे डिपेंड करती है कि हमारी सॉइल में ऑलरेडी कितनी मात्रा है और हम कितनी और ऐड करें तो हमारी फसल मिल सकती है। हमें से कब तो दिया जा सकता है। जी बिल्कुल है। यानी देखिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना कि जो जवाब उन्होंने दिया है वो सटीक तो नहीं लेकिन फिर भी काफी करीब करीब, इसलिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आप आ जाइए हमारे पास। और एक और देखिए अनोखी बात यह है कि इस बार जो किसान कप के विजेता बने हैं अकेले दावेदार भी ये रहे, जवाब भी इन्होंने दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो जवाब जो हमारे किसान ने दिया वो तो हमें मिल गया, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो भी थोड़ा सा सोच में होंगे कि किस तरीके से खाद प्रबंधन अपनाना होगा। ये डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, बीजीए मसालों में सबसे महत्वपूर्ण होती है कि अलग अलग किस्में हैं। आप जैसे कि जीरे की बात करते हैं तो जीरे में लगभग आपको 30, 40 और 30, इसका मतलब होता है 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश की जरूरत है। धनिया जो और सौंफ, ये ज़्यादा लंबी क्रॉप है तो इसमें अपने को 60 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटाश और 40 किलो फास्फोरस की जरूरत है। और मेथी ये लेग्यूमिनस है इसलिए इसमें नाइट्रोजन की जरूरत कम है तो 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 30 किलो पोटाश की जरूरत है। अजवाइन और नाइजेला जो कलौंजी जो हमारी फसल है इसमें हमें लगभग 40 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से उम्मीद मैं इस बार कर रहा हूँ शायद ज्यादा हाथ जो है वो इस बार उठे हुए नजर आएंगे। अगला सवाल मेरा यही, बीजे मसालों की कटाई के वक्त किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? चलिए देखिए धीरे धीरे जैसा हमने कहा था शायद ज्यादा हाथ उठेंगे। सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, उम्मीद यही कि और ज्यादा हाथ उठे हुए नजर आ जाएं। बीजे मसालों की कटाई के वक्त किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जवाब आप दे सकते हैं, हाथ आप खड़ा कर सकती हैं। एक हाथ पहले से ही खड़ा हो चुका है, उठ चुका है, उनके पास हम चलते हैं जवाब जानने के लिए। जी पहले नाम बता दीजिए अपना एक बार। वंदना सतानी जी। धनिया तो वो ठंडी ऋतु या गर्म भी नहीं, वो ठंडी ऋतु में उसको काटना चाहिए और वो उसे काट के हमें इस तरह से सीधा लगाना चाहिए जी। और सूकी तड़को न હોય ને, સૂકું હોય ને ઠંડુ ન્યા છાંયે લગાવવાનું એટલે એનો કલર છે ને ડીમ ન પડે જી અને સારો કલર રહે એમ, એનો લીલો કલર રહે એકદમ. અને એને જ્યારે પેક કરવું હોય ત્યારે એક થોડોક ટાઈમ કલાક ધૂપમાં રાખી પછી પેક કરવાનું એટલે એમાં જે ઝીણી જીવાત થાય છે ફૂગ એ ન થાય એમ. ये इन बातों का हमें ख्याल रखना, सावधानी ये रखनी होगी। और खासतौर से देखिए जो किसान है वो और बेहतर ढंग से जानते हैं कटाई के वक्त किस किस तरीके से उनको अपनी फसल का ख्याल रखना होगा। एक और हाथ जो है वो यहाँ उठाया गया है, और कौन जवाब देना चाहेगा आप लोगों में से? किस तरीके से जो हम बात करते हैं कि आप कटाई के वक्त अपनी फसल का ख्याल रखते हैं, ये हम जान लेते हैं। एक हाथ जो है यहाँ और उठाया गया है, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए अपना। मेराम भाई। जी मेराम भाई, अमरेली से आ रहा हूँ, गुजरात से। जी। और बुराई कटिंग के समय अच्छे समय वो मेरा गला में कुछ गलती है, गुजराती में बोलूं? बिल्कुल। कोईपण पाकનું કટિંગ કરતા પહેલા બરાબર વ્યવસ્થિત તેને કટિંગ કરી અને છાંયે દાખલા તરીકે ધાણા સમજી ને, ધાણાને બરાબર કટિંગ કરી વ્યવસ્થિત એની પૂડીઓ કરી અને વિરુદ્ધ ઊંધું એની क्या पूरा व्यवस्थित गोठवा જોઈએ એમ जी, बराबर कटाई करके व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए जी। बाद में इसके थोड़े दिन पकने के बहुत पकना देना नहीं चाहिए जी। तो पहले 2-3 के 5-6 दिवस पहले इसको कटिंग करना चाहिए, जिसलिए पहले 5 से 6 दिन पहले। हाँ, इसलिए इसका कलर जी और इसकी लाइट अच्छी रहे जी। बाद में अच्छी तरह से इस वो जमी है इसको वहाँ रखना चाहिए और इसका हार्वेस्टिंग करना चाहिए। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। जवाब इनकी तरफ से हमारे पास यहाँ आया, और एक और हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो जवाब है वो निकल कर आएगा। 2 जवाब जो हैं ये हमें मिल चुके हैं। और कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? देखिए एक हाथ जो है वो लगातार यहाँ उठाया जा रहा है, किसान कप के हकदार भी बन चुके हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं उनके पास जानकारी कितनी है ये भी हम जान लेते हैं। दोनों ही जो हमारे किसान हैं वो पहले से ही किसान कप के हकदार हैं, लेकिन जवाब क्या आता है ये हम जान लेते हैं। जी मेरा नाम हरकरण है जी।
मसालों की फसल में जो कटाई में सबसे जो ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान सबसे यही है, फसल पक जाती है तो उसमें पकने के बाद में देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसको जल्दी काटनी चाहिए और नहीं लेट काटनी चाहिए। सही समय के ऊपर अगर उसकी कटाई करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी जी। और कटाई करने के बाद में उसको जो जैसे वो खलियान बोलते हैं वो खलियान थोड़ा पक्का होना चाहिए, जिससे उसकी मतलब क्या बिखरे भी नहीं और जो मिट्टी के अंदर नहीं मिले। बस यही है इसकी खास बात जी। लेकिन पहचान हम कैसे कर पाएंगे इसकी कि अब कटाई का वक्त आ चुका है? क्योंकि आपसे पहले जो जवाब मिला उन्होंने कहा कि पकने से 5 से 6 दिन पहले हमें उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। वो फसल अपना आप बता देगी, क्योंकि जब फसल पकती है तो उस समय उसमें उसका जो कलर है वो पकने के वो मतलब भूरा रंग, यानी रंग से आप पहचान कर लेते हैं? बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल रंग से देखिए पहचान जो है वो की जाती है। बैठ सकते हैं आप। और अब सीधा रुख करेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, 3 जो हमें यहाँ इस बार जवाब मिले हैं, हमारे देखिए जो विशेषज्ञ हैं उनके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट है जवाबों को सुनकर कहीं ना कहीं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो जवाब मिले हैं उनमें कौन है इस बार हमारे किसान कप का हकदार? देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी जो जवाब हमें सही मिला है वो दोनों तीनों को अगर हम मिला दें तो हम कह सकते हैं कि सही जवाब मिला है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो हमारी पहले जो किसान महिला हैं जिन्होंने जवाब दिया था और वो काफ़ी हद तक धनिया के बारे में उन्होंने बोला था और वो सही बोला था जी, तो किसान कप तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। दही के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी थी और हमारे विशेषज्ञ का भी यही मानना कि इनको किसान कप मिलना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो यहाँ पर क्योंकि गुजराती जो महिला किसान है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो अगर ऐसे में इनसे पूछा जाएगा केम छो, तो जाहिर तौर पर इनका जो जवाब है वो मजामा मिलेगा, क्योंकि किसान कप की विजेता बन चुकी हैं। लेकिन जानकारी होना ये भी बेहद जरूरी है, वही जानकारी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमें दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो सवाल जैसे हमने पूछा था किस तरीके से जो सावधानी है वो हमें रखनी होगी, और दोनों ही तीनों जवाबों की अगर बात की जाए, जो गुजरात से हमारे किसान भाई हैं उन्होंने भी हमें जानकारी दी, लेकिन हम चाहेंगे इस जानकारी को आप आगे बढ़ाएं। देखिए, जो प्रश्न है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीज मसाले में कटाई अगर सही समय पर नहीं होगी तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो जैसे हमारे किसान भाइयों ने बात बताई, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग समय उनका पकाव में होता है। जीरे की फसल बड़ी 120 दिन के आसपास पक जाती है, धनिया थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि अब सही वक्त आ गया है? तो उसके लिए आप देखिए, जितनी भी छत्रक वाली फसलें हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, इसमें लगभग 50% के से ज़्यादा छत्रक जब अपना रंग थोड़ा सा परिवर्तित होने लगता है, हरे रंग से थोड़ा सा भूरापन लेने लगे, उस समय हम अगर उसको कटाई करेंगे और कटाई के उपरांत थोड़ा उसको धूप में रखेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसको फिर छाया में सुखाएंगे तो उसका कलर कायम रहेगा और उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी जवाब में मेरा अगला सवाल भी छिपा हुआ है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, इसी प्रकार जैसे सौंफ है, सौंफ की गुणवत्ता बिल्कुल इसी पर निर्भर करती है। उसमें कई बार कई तरीके से उसको जब उसके छत्रक पकते जाते हैं, हरे रंग की अवस्था में ही उसको काट लेते हैं। कई बार जो बीज के लिए लेते हैं वो उसको पूरी को काटते हैं। तो सौंफ की फसल लंबी भी होती है थोड़ी, लेकिन आपको देखना यही है कि नमी की मात्रा उसमें जो दाने के अंदर 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20% नमी होगी, फिर आप थोड़ा सा सुखाएंगे, वो और नमी कम हो जाएगी। तो उसको जब आप भंडारित करेंगे तो उसमें कीटों का प्रकोप भी नहीं होगा और उसका रंग कायम रहेगा, उसकी खुशबू कायम रहेगी। क्योंकि जितने भी बीज मसाले हैं वो अपनी खुशबू के लिए पहचाने जाते हैं। अगर उसकी सही समय पर आपने अवस्था निकाल दी, उसकी ज़्यादा देर आपने खेत में छोड़ दिया, तो उसकी खुशबू का नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसकी सही समय पर कटाई करें। बिल्कुल, गुणवत्ता देखिए उनकी बनी रहे, और जैसा आपने कहा जो खुशबू है उससे उनकी पहचान होती है, वो खुशबू और ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आती है। और इसी वजह से बीज मसालों की अगर बात की जाए, ना सिर्फ अच्छा मुनाफा इनसे हमारे किसानों को मिलता है, और बल्कि जैसा हमने बताया, सबसे अगर पैदावार की बात की जाती है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में इसका उत्पादन होता है मसालों का। उसके बाद निर्यात में भी हम पहले पायदान पर नजर आते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अभी हमने जाना कि अगर जो हमारे मसाले हैं उनमें कटाई के वक्त किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारे किसान भाई रखते भी हैं। लेकिन इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो जानकारी हमें मिल रही है उसी में से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल मेरा यही है, कटाई के वक्त जो मसाले हैं उनको छाया में रखना चाहिए या धूप में, और क्यों?
सोच में जरूर हैं हमारे जो किसान भाई, हालांकि जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनका हाथ जो है वो मेरे को उठा हुआ जरूर नजर आ जाएगा। कटाई के बाद जो मसाला है उसको धूप में रखें, छांव में रखें। देखिए कई हाथ जो है नजर आ गए हैं यहाँ पर, यानी जो सभी यहाँ किसान हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो लगातार हमारे विशेषज्ञों की बात को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जवाब हमें क्या मिलता है ये हम यहाँ जान लेते हैं। एक युवा किसान है गुजरात से, उनका नाम हम सबसे पहले जान लेते हैं। जी, मेरा नाम रामजा स्मिता है जी। ऐसा कि कटाई के बाद उसको साव में रखना चाहिए क्योंकि उसका रंग जળવાઈ રહે એટલા માટે, અને કારણ કે તડકામાં રાખવી તો એનો રંગ ઉડી જાય, તેથી માર્કેટમાં આપણે સારી કિંમત પણ ન મળે। छाया में रखना होगा जिससे मार्केट में उसका अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा, रंग उसका बरकरार रहेगा। हाँ बरकरार रहेगा। चलिए बिल्कुल, एक जवाब जो है वो यहाँ पर हमें मिला। और कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? चलिए, एक हाथ जो है वो भी यहाँ उठा हुआ नजर आ चुका है और कोशिश करेंगे हम जो तमाम हमारे यहाँ किसान मौजूद हैं उनके पास जाएं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करें। एक और युवा किसान यहाँ पर, जी मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। सर मेरा नाम मुकेश प्रोदा है जी। उसको धूप में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो दाना होता है ना उसमें जो नमी होती है उसको कम करने के लिए उसको धूप में रखना चाहिए, और उसको बाद में छाया में इसलिए रखना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता बनाए रखे और उसका कलर बना रहे और उसमें कोई इफेक्ट नहीं आए खुशबू में। तो इससे फायदा क्या मिलेगा हमें? तो सर धूप में से तो नमी कम हो जाएगी और छाया में रखने से उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी और उसकी खुशबू बनी रहेगी, उसका कलर हुआ का वही बना रहेगा। चलिए बिल्कुल, कलर देखिए, रंग जो है काफी महत्वपूर्ण, और अक्सर हम भी जब बाजार का रुख करते हैं तो शायद उसको छूकर देखेंगे, उसका रंग देखते हैं कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी पहचान हम यहाँ करते हैं। और लगातार यहाँ जो हमारे किसान हैं उन्होंने हमें बताया किस तरीके से आप यहाँ पर जो अच्छी पैदावार की हमने बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये बेहद जरूरी कि कटाई के बाद उसको कहाँ पे हमें रखना चाहिए। 2 जवाब हमें इस बार मिले हैं, लेकिन इन 2 जवाबों में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा जवाब हमें यहाँ मिल सके। कोई और जवाब देना चाहेगा आप लोगों में से? एक हाथ जो है वो और यहाँ उठा हुआ है, इससे भी हम जवाब ले लेते हैं। जी, मेरा नाम मनीषा आहिर है। सबसे पहले कटाई के समय એને ધૂપમાં રાખવું જોઈએ જેના કારણે ભેજ છે એ ઉડી જાય, અને પછી એને છાયામાં લઈ લેવાનું જેના કારણે એની લાઇટનેસ છે એ એમનેમ જળવાઈ રહે અને કલર એનો જળવાઈ રહે, જેના કારણે એની કિંમત વધારે આવે ખેડૂતને, એનું ઉત્પાદન જે થાય છે એનો જે કિંમત વધારે प्रॉफिट सारो મળે એમ એના માટે એમ। चलिए बिल्कुल, मुनाफा खूब हो सके, बैठ सकती हैं आप भी। और जो इस बार हमें जवाब मिले हैं इनमें से कौन बनेगा हमारा किसान कप का हकदार, जो हमारे यहाँ किसान मौजूद हैं उनमें एक जिज्ञासा है कि आखिर किसको इस बार किसान कप मिलने वाला है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाए अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। यहाँ आज लगातार हम बात कर रहे हैं बीजे मसालों की, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने किसान भाई जो हैं उनसे सवाल पूछा था, कटाई के बाद जो मसाले हैं उन्हें धूप में रखना चाहिए, छाया में रखना चाहिए, और इसके पीछे कारण क्या है। 2 से 3 जवाब हमें यहाँ मिले, और अब सीधा रुख करते हैं जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक आसान सा सवाल था लेकिन बेहद ये जरूरी महत्वपूर्ण सवाल हमारे किसानों के लिए, जो जवाब हमें मिले इनमें से कौन आपको नजर आता है किसान कप का हकदार? इसमें कप का हकदार तो रमेश जी है, रमेश को मिलना चाहिए सेकंड, जो जिन्होंने दिया जवाब, जो दूसरा जवाब हमारे पास आया, क्योंकि थर्ड जो कैंडिडेट ने जवाब दिया वो दूसरे की तरह सिमिलर ही था, दूसरे की तरह ही था। चलिए बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आप आ जाइए हमारे पास आगे। और जैसा हमारे विशेषज्ञ ने कहा, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक सटीक जवाब लेना, हो सकता है सभी जवाब बिल्कुल आपस में मिलते जुलते हो, लेकिन सटीकता की पहचान होती है उसके ज्ञान से। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। तो इन्होंने हमें बताया कि धूप में अगर रखेंगे उसका क्या फायदा मिल सकता है, छाया में अगर हम रखें। आपसे डॉक्टर साहब, एक इसका जो वैज्ञानिक पहलू है मैं चाहूंगा उसको सरल भाषा में अगर आप हमारे किसानों को समझा सकें। इसमें प्रयास तीनों ही वक्ताओं के अच्छे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फसल की कटाई जो है वो एक प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट पे होनी चाहिए, यानी कि उसमें नमी जो है वो बहुत अच्छे होनी चाहिए, 18 से 20%, तब फसल अच्छी कटती है। और दाने में ये नमी रहनी चाहिए, और उस समय दाने को यदि काटेंगे तो उसकी क्वालिटी बेटर आएगी। और उसको काटने के बाद 2 दिन तक, कम से कम 2 से 3 दिन तक हमें धूप में ही रखना है फसल को। उसके बाद हम छाया में शिफ्ट करें, खलियान में, जहाँ पे कोई तिरपाल वगैरह से या कोई टिन वगैरह की छाया कर सकते हैं जी। और वहाँ पर
करीब 13 से 14% तक नमी आ जानी चाहिए। उसमें थोड़ा कलर, जैसा इन लोगों ने बताया, अच्छी बात है, कलर मेंटेन होता है। उसमें जो तेल की मात्रा है वो थोड़ी ठीक से मेंटेन रहती है उस जब छाया में हम सुखाते हैं तो, यानी कि क्वालिटी अच्छी रहती है। वहाँ पर ज़्यादा ही ज़्यादा धूप में सुखाएंगे तो क्वालिटी डाउन होती है। और वहाँ पर 13-14% नमी के आसपास जब अपना जब दाने का आ जाएगा ना, तो वो थ्रेशिंग अच्छी होगी उसकी। उस समय हमें थ्रेशिंग करना चाहिए, चाहे आप हाथ से निकालें दानों को अलग फसल से या फिर थ्रेशर से निकालें, और 10% के नीचे फिर लाएं। फिर हमें एक बार तावड़ी में दाने को सुखाना चाहिए, और वो फिर दोबारा तावड़ी में सुखाओगे, धूप में सुखाओगे तो ही फिर वो मॉइस्चर उड़ेगा, नहीं तो छाया में उड़ेगा नहीं। एक बार फिर हम उसको धूप देवें दाने को, और 10% से नीचे जैसे ही नमी आती है तब हम पैकिंग करें और भंडारण में ले जाएं, तो उससे अच्छी क्वालिटी रहेगी, अच्छा कलर होगा, और उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, उसमें जो है ना फंगस नहीं लगेगी, यदि दाने का फिर मॉइस्चर कंटेंट या जो नमी है वो 10% तक नीचे रहेगी। चलिए, बिल्कुल। तो इन बातों का हमारे जो किसान भाई हैं उनको ख्याल रखना होगा। जैसा कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया हमें, भंडारण का यहाँ जिक्र किया गया। अगला सवाल मेरा जो है इसी संबंधित है, भंडारण के वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाथ जो है वो देखिए धीरे धीरे उठे हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूं, भंडारण के वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा सवाल है। और कई हाथ जो है देखिए इस बार नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो महिला हैं, युवा हैं, एक उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए भंडारण के वक्त। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। भारती सरदारा, गुजरात से जी। भंडारण के समय ये भेज से दूर रखना चाहिए, नीचे बेला रख के उसके ऊपर बोरी रखने चाहिए, यानी सतह, हल्की सतह ऊपर उठा के रखते हैं इसको। जी। भेज लागे तो फंगस एम આવી જાય, ભેજ થી દૂર રાખીએ એટલે એમાં ફંગસ ન લાગે અને આપણી ક્વોલિટી જળવાઈ રહે અને આપણને દામ સારા मिलता है। यानी अगर हम ऊपर उठा के रखेंगे उसमें फंगस नहीं लगेगा और उसकी गुणवत्ता बरकरार रहेगी, जिससे अच्छा दाम मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगी? चलिए, बैठ सकती हैं आप। और यहाँ देखिए थोड़ी सी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जो गुजराती भाषा है उसको हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊँ, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सबसे अहम यही है कि जो जानकारी है वो आप तक हम पहुँचाएं, जो लगातार हमारे विशेषज्ञ भी पहुँचा रहे हैं। एक और हाथ जो है वो इधर खड़ा किया गया था, इनके पास हम चलते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जवाब इनके पास है। भंडारण के वक्त हमारा सवाल यही है, भंडारण के वक्त किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सेजल है जी। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कोई भी हमें अनाज जो है उसको 1 फुट दूरी से हमें ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि हाँ भेज नहीं लगता, और भेज लगने से क्या इसमें कोई कीटाणु या नहीं लगती, भेज नहीं लगता, इसलिए कोई कीट का भी खतरा रहता है भंडारण के वक्त? अगर धनिया को भेज लगती है तो अंदर वो फूग आती है, और नानी नानी मच्छी जैसे कोई कीटाणु आते हैं, इससे भेज नहीं लगते, तो अच्छी रहती है क्वालिटी, इसलिए। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे भंडारण के वक्त। चलिए, बिल्कुल, बैठ सकती हैं आप भी। 2 जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं, और कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? कई हाथ जो है देखिए सबसे पीछे का इस बार हम रुख करेंगे, एक युवा किसान नजर आ रहे हैं सबसे पीछे, उनके पास हमें क्या जवाब मिलता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बेहद जरूरी, क्योंकि जब हमारे किसान बीजे मसालों की खेती करते हैं, कटाई उसकी हो जाती है, उसके वक्त बाद भंडारण अगर हमें करना है तो किन बातों का ख्याल रखना होगा ये हम जानने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सीताराम गुज्जर। जी सीताराम जी। हमें स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए जी। जैसे स्वस्थ बीज हो, जैसे धूप में पका हुआ और उसके बाद में छाया में होता है जी, उसके बाद के अंदर जैसे हम अंकुरित करते हैं तो उसे तापकरण देखते हैं जी, कितनी डिग्री है जी, उसके हिसाब से अंकुरित करते हैं उसे। यानी हमें उसका तापमान देखना होगा जब उसको भंडारित करते हैं। हाँ, जैसे 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो उसका तापमान जो है 12 से 15 डिग्री। ठीक है, इससे कम ज्यादा होगा तो क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान जैसे वो अंकुरित हम करते हैं बीज को जी, स्वस्थ कहने मतलब स्वस्थ बीज होना चाहिए जी। तो अगर स्वस्थ बीज होगा जब उसे भंडारित किया जाएगा और भंडारित करेंगे तो उसके बाद में जैसे बाद में अगर उसे बोएंगे तो अच्छी फसल होगी, अच्छा पैदावार होगा जी। और पहले से अगर बीमार है तो हमें कुछ नहीं फायदा मिलना उससे। कुछ नहीं, तो वो जैसे कोई कीट है, लट है, जो भी है उसमें जी, तो वो लग जाती है, तो उसका अगर वो पहले स्वस्थ अच्छा होगा तो उसके बाद में अच्छा होगा जैसे उपज है। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। इनका मानना है कि अच्छे ढंग से जो भंडारित है वो हमें देखना चाहिए कि वो पूरी तरीके से सही है यानी स्वस्थ है। लेकिन ये जो 3 जवाब हमें यहाँ मिले हैं इनमें से कौन सा जवाब सबसे सटीक है? हालांकि अभी भी कई हाथ जो है उठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम अब सीधा रुख करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ है उनका। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, भंडारण पर हमने सवाल पूछा था, 3 जवाब हमें मिले, कौन है इनमें किसान कप का हकदार?
तीनों किसानों ने अपने तरीके से जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन पहला जो आंसर था कि उसको हमें सतह से जमीन उठा के रैक पे रखना चाहिए जी, तो हमें लग रहा है ये एक अच्छा जवाब था और इन्हें जो है किसान कप का हकदार होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं आगे। और पहला जवाब जो था, देखिए वो एक सटीक जवाब लगा, उसके बाद भी जो जवाब आए वो उनसे कुछ मिलते जुलते, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको सही जवाब देने के लिए। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो ये हमारे पास जवाब आया, किन बातों का ख्याल रखें इन्होंने हमें बताया। सतह से उसको थोड़ा सा उठा के रखना चाहिए, लेकिन जो और बाकी किसान हैं किस तरीके से वो रखते हैं और क्या सावधानी रखें, ये डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं किसानों को बताना चाहूंगा, जैसा अभी हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि भंडारण के समय उसमें दाने जो बीज हैं उसमें नमी की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए जी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा है उसमें ज्यादा कीट और बीमारी लगती है। दूसरी चीज, भंडारण गृह जहां पे हम भंडार करते हैं बीजों का, एरेशन होना चाहिए। जितने भी जाली हैं, खिड़कियां, उसमें जाली लगे होने चाहिए जिससे कि कोई कीट और आने ना पाए। दरवाजे बाहर की तरफ खुलने चाहिए। और जहां पे हम भंडारण करते हैं वो हमें जमीन पे नहीं करनी है, जमीन से उठ के उसमें रैक, चाहे वो प्लास्टिक की हो या लकड़ी की हो, उस पे करना चाहिए। और समय समय पे हमें इसमें ये निश्चित करना चाहिए कि इसमें किसी तरह का कीट या रोग नहीं लगा है, इसे हमें देखते रहना चाहिए। और इसके लिए हमें खासकर बरसात के समय पे दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको फ्यूमिगेशन कहते हैं, जिसमें एक दवा आती है एल्युमिनियम फास्फाइड। इस दवा से हम उपचारित करेंगे तो जितने भी कीट हैं, भंडारण कीट, वो इससे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि खासकर भंडारण कीट में 2 कीट बहुत प्रमुख हैं जिसे हम सिगरेट बीटल और ड्रग स्टोर बीटल बोलते हैं। अगर हम सही समय पे इनका नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी जितनी भी उपज है उसका 50% से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर किसान भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अच्छी तरह से इसको स्टोर करके और उचित बाजार भाव पे आने पर इसे बेच सकते हैं। यानी अच्छा मुनाफा जो है वो मिल सकता है, उचित भाव पर बेचा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम किसान से, महिला भी हैं, युवा भी हैं यहाँ पर मौजूद। अभी तक हमने बात की बीजे मसालों के लिए, किस तरीके से उनकी बुआई करनी है, कटाई होगी और अच्छा दाम हमें मिल सकता है। लेकिन इसी कड़ी में एक और सवाल है जो मैं आप सभी से यहाँ जानना चाह रहा हूँ, मसालों के प्रसंस्करण जो है वो कैसे किया जा सकता है। फायदे उससे काफी होते हैं, ये हमारे तमाम किसान भाई जानते हैं, लेकिन इन बीजे मसालों का प्रसंस्करण कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा सोच में है हमारे जो किसान हैं। प्रोसेसिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में प्रसंस्करण कहा जाता है। यानी क्या इनकी जो प्रोसेसिंग है वो वाकई संभव है तो कैसे इसका हम प्रसंस्करण कर सकते हैं। हाथ आप खड़ा कर सकते हैं अगर थोड़ी सी भी जानकारी आप इसके बारे में हमें देना चाहते हैं। एक हाथ जो है देखिए, लगभग अगर जहां तक मैंने गौर किया लगभग हर सवाल पर वो हाथ उठा नजर आया, लेकिन और भी यहाँ किसान हैं। कोई जवाब देना चाहेगा आप लोगों में से? चलिए, इस बार कोई जवाब जो है यहाँ, क्योंकि कोई हाथ हमें नजर नहीं आया, एक हाथ जो है वो जरूर यहाँ उठ चुका है। इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग जो है वो कैसे की जाए। मारू नाम मेरामभाई छे जी। कोई पण पाकનું કટિંગ કર્યા પછી જે પાક આપણે લઈએ जी એનું પ્રોસેસિંગ માટે વ્યવસ્થિત એનું ગ્રેડિંગ जी એના લોટ વાઇઝ કોઈ પણ પાક હોય એનું વ્યવસ્થિત ગ્રેડિંગ કરી जी અને એનું પ્રોસેસિંગ વ્યવસ્થિત કરી એનું પેકિંગ કરવું જોઈએ જેથી કરીને માર્કેટમાં એના આપણને ग्रेडिंग वाइज एना भाव मिले। यानी ग्रेडिंग हमें करनी होगी, उसके बाद अच्छी पैकेजिंग हम उसकी कर सकते हैं। हाँ, पैकेजिंग करके मार्केट में भेजना चाहिए जी। इसलिए वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ग्रेड वाइज एनो भाव मिल सके। जी बिल्कुल। अगर गुजराती भाषा में आपसे जानना चाहूँ कि बहुत बढ़िया हमें इसका फायदा मिल सकता, तो कैसे कहा जाएगा गुजराती में? एनो वो फायदा मिल सके, बहुत फायदा मिल सकता है। चलिए, इन्होंने बता दिया, मैं भी यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ गुजराती भाषा को। चलिए, अब रुक हम यहाँ करते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं, सीधा उनका बेहद जरूरी होता है जो प्रसंस्करण है और काफी फायदा इससे हमारे किसानों को पहुंचता है। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक जवाब मिला, लेकिन क्या ये जवाब आपको लगता है कि किसान कब के हकदार हैं या नहीं? जवाब आंशिक रूप से सही है जी। और मेरी समझ में इनको किसान कप बिल्कुल मिलना चाहिए जी, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी एक प्रश्न का जवाब दिया था, वो भी आंशिक था, लेकिन अब मिला करके इनको एक किसान कप बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए सबसे पहले इनके लिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं आगे, बाकी किसानों से अलग है, क्योंकि जो इनकी तरफ से जवाब आया वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की नजर में। बहुत बहुत बधाई आपको सही जवाब के लिए।
बिल्कुल, देखिए जवाब इनकी तरफ से जो यहाँ पर मिला गुजराती भाषा में उन्होंने हमें बताया, उसको भी हमने यहाँ समझने की कोशिश की। साथ ही हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए जानकारी हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो लगातार दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो एक जवाब तो हमें मिला, लेकिन प्रसंस्करण की जब बात आती है तो देखा हमने जानकारी शायद किसान है उनको इतनी नहीं है, लेकिन अगर यही जानकारी किसानों को हो तो शायद और मुनाफा वो कमा सकते हैं। बिल्कुल, बीजीए मसालों में प्रसंस्करण की अगर हम बात करते हैं तो वास्तव में कभी कभी सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें हम क्या क्या ऐसी संभावनाएं हैं जिससे प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो जो किसानों के स्तर पर जो प्रसंस्करण हम कर सकते हैं उसके बारे में हमारे जो कृषक भाई थे इन्होंने जवाब दिया कि हम उसको अच्छे समय पर कटाई करें, उनको साफ सफाई करें, उनकी ग्रेडिंग करें और जो गुणवत्ता के हिसाब से उनको अलग अलग वर्गों में बांट करके और फिर उसको हम मार्केट में सेल के लिए ले जाएं तो हमें अच्छा दाम मिल सकता है। लेकिन उसके उपरांत जो कि अगली श्रेणी आ जाती है इसमें, उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं प्रसंस्करण। तो किसान भाइयों, बीजीए मसालों में आपने आजकल देखा होगा कि पिसा हुआ मसाला जो है मार्केट में मिलता है, तो हम मसालों की पिसाई कर सकते हैं। पिसाई करके उनको छोटे छोटे आकर्षक पैकिंग में पैक कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। विभिन्न मसालों के अच्छे अनुपात में मिला करके उनके मिक्स बना सकते हैं और उन मिक्स को बेच सकते हैं। और उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि जितने भी मसाले हैं वो अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाते हैं, तो आप उस खुशबू के लिए जो जिम्मेदार तेल है उसको भी उन मसालों से पृथक कर सकते हैं। ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं। उस दूसरे स्वाद वाले तेल को भी आप अलग कर सकते हैं, ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं। और उनको अलग निकाल करके और उनको भी अगर आप मार्केट में लेकर के जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा दाम मिलेगा। तो ये पूरी संभावनाएं हैं जिनसे कि आप बीज मसालों में प्रसंस्करण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए पूरी संभावनाएं हैं किस तरीके से बीजे मसालों का भी प्रसंस्करण किया जा सकता है और उसके बाद आप और भी ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और हमारा जो कार्यक्रम है जिसका प्रमुख उद्देश्य यानी किसान प्रश्न मंच का उद्देश्य यही है कि ना सिर्फ हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचे, बल्कि यहाँ भी जो किसान है अगर उनकी कुछ समस्या है तो एक मंच है इस तरह का जहां पर विशेषज्ञ उनके ठीक सामने होते हैं, उस समस्या का भी समाधान हो सके। तो ये मौका मैं आप सभी को यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आप में से कोई कुछ सवाल करना चाहता है हमारे विशेषज्ञ से, ये यहाँ मौजूद है, हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल हो जो आप करना चाहें हमारे विशेषज्ञ से। कोशिश हमारी भी यही रहती है, ज्यादा से ज्यादा जो सवाल है वो तो हमने पूछे, लेकिन ये अब आप लोगों के लिए है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं या कोई समस्या है आपको, आप हमारे विशेषज्ञ से ले सकते हैं। चलिए, एक हाथ जो है वो यहाँ उठा हुआ नजर आ रहा है, उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या उनका सवाल है, क्या कुछ ऐसी समस्या है जिसका जवाब वो जानना चाह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है जी, तो इसका बुरा असर पड़ रहा है किसानों के ऊपर जी। क्योंकि जब इसको गर्मी चाहिए तो गर्मी मिलती नहीं है, तब सर्दी हो जाती है, जब सर्दी की जरूरत होती है तब गर्मी आ जाती है। तो इसका बहुत बुरा डिफेक्ट पड़ रहा है मौसम का, मौसम परिवर्तन का। कैसे इससे बचा जाए, यानी कैसे बचा जाए इससे? चलिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो सवाल आया हमारे किसान भाई का, किस तरीके से बचा जा सकता है? मौसम परिवर्तन लगातार हो रहा है, बदल रहा है, और इस बदलते मौसम में कैसे हमारे किसान किन बातों का ख्याल रखें और बच सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक प्रश्न पूछा है जी। मौसम परिवर्तन से तो हम नहीं बच सकते, बिल्कुल, लेकिन मौसम के अनुसार हम अपने आप को या अपनी खेती को थोड़ा सा ढालने की कोशिश करें तो उसके होने वाले नुकसानों से हम बच सकते हैं, और यही इनका उद्देश्य है। इसमें सबसे पहली खास बात जो मैं बताऊं आपको कि हम लोग लगे हुए हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन किस्मों का विकास हो, यानी कि कम अवधि वाली किस्में, ताकि मौसम के हिसाब से उनको हम लगाकर, यदि गर्मी जल्दी आती है, हमारी जो फसल है वो टाइम से पक जाए तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, है ना। पोषक तत्व प्रबंधन हम इस तरह से करें, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन आप डालेंगे तो फिर लंबी हो जाएगी फसल, है ना, या उसको आप थोड़ा कंट्रोल में करके दें तो आपको अच्छे फायदे होंगे। आजकल ऑफ सीजन कल्टीवेशन बड़ा अच्छा चल रहा है जी। यदि मान लो गर्मी आ गई तो हम कवर कर सकते हैं उसको नेट से, या ज़्यादा सर्दी आ गई, अकेली गर्मी ही क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज सभी प्रकार के चेंजेज हो सकते हैं, तो प्लास्टिक शीट से हम, जैसे आजकल बहुत पाला पड़ने की संभावना तक की सर्दी रह रही है, तो आप सीड से कवर कर सकते हो। खासकर छोटे किसान, मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, स्मॉल फार्मर्स है, वो ये कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्प्रे कर सकते हो आप, किस तरह से बच सकते हैं, जैसे अभी आया कि 0.1% का आप सल्फ्यूरिक अम्ल का स्प्रे कर सकते हैं, तो आप मौसम के बदलाव से बच सकते हो, पाले से बचा सकते हैं जी अपनी फसल को। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए अपने आप को थोड़ा सा
बचा सकते हैं। आजकल प्रिसीजन फार्मिंग एक बड़ा अच्छा वो चल रहा है, जिसमें आप बूंद बूंद सिंचाई से जितना जरूरत हो उतना न्यूट्रिएंट देवें, और थोड़ा जमीन को रेज बेड करके यदि करें हम तो ज्यादा उपज होगी और उसकी मार से बचेंगे आप प्लास्टिक सीट को खड़ा भी कर देंगे ना तो भी ठंडी हवा से किसान बचेगा। किसान को मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि हर किसान यदि अपने खेत पे पौधे लगा ले जी, पेड़ बड़े वाले, तो 4-5 साल में बड़े हो जाएंगे पेड़, तो वो गर्मी से भी बचाएंगे और वो ज्यादा सर्दी से भी बचाएंगे। तो ये कुछ छोटे मोटे उपाय करके हम मौसम परिवर्तन से काफी बच सकते हैं। बिल्कुल, बचाव देखिए हम यहाँ कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी फसल का बल्कि इसके जो परिणाम है वो बाद में हमारे सामने आते हैं, और उसका कहीं ना कहीं जो परिणाम एक कह सकते हैं, नतीजा हम मान सकते हैं वो यही कि इससे हमारे किसान को फायदा होता है। और यही फायदा होता है हमारे कुछ सवाल जवाब के जरिए जो आज के कार्यक्रम में हमने पूछे। लेकिन यहाँ आज जो हमने सवाल किए और उसके हमारे जो विशेषज्ञ हैं पूरी जानकारी उन्होंने दी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया कहा जाए जो हमारे विशेषज्ञ आज यहाँ थे, और जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से जो जवाब हैं वो हमें मिले। इन्हीं जवाबों में किसान कप के हकदार भी बने। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार पहुंचेंगे आपके राज्य में, आपके जिले में और आपके गांव में जाएंगे, वहां भी किसानों से करेंगे सवाल जवाब, क्योंकि ये मंच है किसानों का जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत पूरी टीम को। नमस्कार।